हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम 2027 एग्जाम के लिए या फिर सीयूईटी पीजी 2027 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो नेट टाइप क्वेश्चंस की मैं सीरीज करा रहा हूं जो आईआईटी जैम एज वेल एज सीयूईटी पीजी के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लेक्चर हम लोगों ने किया था जिसमें ट्रांजिस्टर के मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज भी ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन में कराने वाला हूं, पर ट्रांजिस्टर बाइसिंग के क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम या सीयूईटी पीजी के लिए, उन लोगों के लिए लेक्चर्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं। बहुत सारे लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, सभी हालांकि आपके लिए वो यूजफुल है, पर बहुत पुराने हो गए। ये रिसेंट लेक्चर आ रहे हैं नए ट्रेंड के हिसाब से, जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बाइसिंग से आप क्या समझते हो और बाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑपरेटिंग पॉइंट को, जिनके ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन है स्टेबलाइजेशन, ट्रांजिस्टर के स्टेबलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या ऐसी आवश्यकता है। तीसरा है थर्मल रनअवे से आप क्या समझते हैं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो और जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसी में तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर होगा। तो तीसरा क्वेश्चन अलग से मैं नहीं लिखूंगा, है ना, हालांकि अलग से पूछा जा सकता है, पर वो दूसरे में मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है आपसे कि थर्मल रनअवे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होती है ना। तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारा कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होती है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग, तो सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग है क्या। तो देखो भाई, फेथफुल एम्पलीफिकेशन नाम की एक चीज होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए, ट्रांजिस्टर के अंदर फेथफुल एम्पलीफिकेशन मतलब कि हमारे पास जो वीक सिग्नल है उसका प्रॉपरली जो क्या होता रहे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। तो और उसमें जो उसका क्या एम्पलीट्यूड है वो लगभग लगभग बराबर आता रहे, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल हो चाहे वो नेगेटिव साइकिल हो। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमारे पास तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला है कि प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट, कलेक्टर करंट हो। दूसरा है कि प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज हो, है ना, एमिटर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। और तीसरा है प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज हो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। तो ये तीन कंडीशन को फुलफिल करना ही क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहलाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल करंट, जीरो सिग्नल करंट का प्रॉपर फ्लो होना, और प्रॉपर एमिटर कलेक्टर वोल्टेज का मेंटेन करना, प्रॉपर एमिटर कलेक्टर वोल्टेज को मेंटेन करना जब सिग्नल पास हो रहा हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो फॉर सबसे पहले आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन वाला जो है वो यहां लिखना पड़ेगा। तो फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, there are three necessary condition to satisfy. there are there are there are basics three basic condition three basic condition three basic condition must satisfy, must satisfy। तीन जो बेसिक कंडीशन है वो यहां पर क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट हो, प्रॉपर जीरो सिग्नल करंट, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज, प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। और तीसरा आएगा प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। तो किसी इंस्टेंट पर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज प्रॉपरली मेंटेन हो,
बेस एमिटर वोल्टेज कलेक्टर प्रॉपरली मेंटेन हो और जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट प्रॉपरली मेंटेन हो। तो इन कंडीशंस की फुलफिलमेंट करना ही उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग नाम देते हैं। तो इट इज द फुलफिलमेंट it is the fulfillment of these conditions which is known as transistor biasing, इन कंडीशन को फुलफिल करना ही क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहलाता है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग। और इन शॉर्ट एक लाइन में अगर लिखें तो प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल करंट, एक लाइन के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट and the maintenance of proper collector emitter voltage during the passage of signal is known as transistor biasing, ठीक है। इसको क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग नाम दिया जाता है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग का बेसिक पर्पज क्या होता है, बेसिक पर्पज होता है इसका बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना जब उसके ऊपर सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है, और इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो बायस बैटरी लगा देते हैं या फिर एक एसोसिएटिंग सर्किट लगा देते हैं ट्रांजिस्टर के साथ। जो एसोसिएटिंग सर्किट वाला मेथड है वो ज्यादा यूजफुल होता है और उसको ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। तो जो सर्किट एसोसिएट किया जाता है ट्रांजिस्टर के साथ, उस सर्किट को हम नाम देते हैं बाइसिंग सर्किट। क्या नाम देते हैं, बाइसिंग सर्किट। तो द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग is to keep the base emitter junction properly forward biased while collector base junction is properly reverse biased. Collector base junction is properly reverse biased during the application of signal. And to achieve it we can bias a battery, we can add a battery, DC battery known as biased battery or associating a circuit with transistor, तो ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट एसोसिएट कर दो या बैटरी को एसोसिएट कर दो। जो बाद वाला है मेथड जिसमें ट्रांजिस्टर के साथ सर्किट एसोसिएट किया जा रहा है वो ज्यादा यूज किया जाता है ना।
तो जो सर्किट एसोसिएट किया जाता है उसको हम बोलते हैं बायसिंग सर्किट। द लेटर मेथड द लेटर मेथड the later method is more efficient and is frequently employed and is frequently employed and is frequently employed. The circuit which provides transistor biasing is known as biasing circuit तो ये जो सर्किट है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बायसिंग सर्किट। ठीक है, तो ये तो हमारा यहां तक क्वेश्चन हो गया कि बायसिंग की जरूरत क्यों है और बायसिंग किसको कहते हैं। अब हमें एक और इसमें पूछा गया है कि वो फैक्टर कौन से हैं जिनके ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग पॉइंट किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सबसे पहले ट्रांजिस्टर का सिलेक्शन, आपका ट्रांजिस्टर जो है वो कैसा सिलेक्ट किया है आपने। उसके बाद दूसरा है सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैसा है, तीसरा है सप्लाई वोल्टेज की अवेलेबिलिटी, चौथा है लोड इंपिडेंस की वैल्यू और पांचवा है डिस्टॉर्शन कितना है सिग्नल के अंदर। ठीक है, तो पहला आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, पहला आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर। दूसरा आ जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। तीसरा हमारे पास आ जाएगा इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई वोल्टेज या अवेलेबल सप्लाई वोल्टेज। चौथा इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ लोड इंपिडेंस। और पांचवा हमारे पास आ जाएगा अलाउएबल डिस्टॉर्शन इन द सिग्नल, अलाउएबल डिस्टॉर्शन इन द सिग्नल। तो ये पांच चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा। पहला हो गया सिलेक्शन, ट्रांजिस्टर का आपने कैसे किया है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, सप्लाई वोल्टेज जो अवेलेबल है वो कितनी है, लोड इंपेडेंस की वैल्यू क्या है, और उसके बाद जो डिस्टॉर्शन अलाउ है वो कितना है। तो इन पांच चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसी में तीसरे का आंसर भी है, तो दूसरा ही करेंगे। तो स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ती है हमें ये बताना है ना। तो सेकंड और थर्ड दोनों को साथ में लिख रहा हूं मैं। तो स्टेबलाइजेशन की नीड क्या है या स्टेबलाइजेशन होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये हमें बात करनी है। तो स्टेबलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर की वो रैपिडली चेंज होती है जब ट्रांजिस्टर जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, या फिर जो ट्रांजिस्टर है वो रिप्लेस कर दिया जाता है सेम टाइप के दूसरे ट्रांजिस्टर से, है ना। तो सेम टाइप के दूसरे ट्रांजिस्टर से भी रिप्लेस कर देंगे तो इनहेरेंट कंडीशंस तो अलग अलग होती है, यानी कि आंतरिक कंडीशंस अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जो पैरामीटर्स है उसके अंदर वेरिएशन आ सकते हैं। तो इस वजह से ओवरऑल कलेक्टर करंट के अंदर क्या आता है, चेंज आ जाता है। तो कलेक्टर करंट के अंदर चेंज आएगा तो क्यू पॉइंट जो है वो हिल जाएगा, और क्यू पॉइंट को ही हमें मेंटेन रखना है। सारी कहानी किस बात की है कि क्यू पॉइंट को आपको स्टेबलाइज रखना है। तो स्टेबलाइजेशन क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले स्टेबलाइजेशन जरूरी क्यों है वो आपको पता लग गया कि कलेक्टर करंट जो है वो वेरी कर रही है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, और ट्रांजिस्टर को अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कलेक्टर करंट को पकड़ के रखना है, यानी कि कांस्टेंट रखना है। तो कलेक्टर करंट को अपनी जगह पर बनाए रखना है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट को इंडिपेंडेंट रखना टेम्परेचर चेंज से, या ट्रांजिस्टर के वेरिएशन में पैरामीटर से इंडिपेंडेंट रखना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो द कलेक्टर करंट in a transistor
changes rapidly when, पहला जब टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो, when the temperature changes, दूसरा the transistor is replaced एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं, ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड by another of same type, this is due to the inherent variations of transistor parameters, तो जब टेम्परेचर हम चेंज करेंगे किसका, ट्रांजिस्टर का, तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब है जीरो सिग्नल के ऊपर जो हमारे पास कलेक्टर करंट है और VCE की वैल्यू है वो क्या होंगी, चेंज होंगी। और फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए ये जरूरी है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अपनी जगह पर क्या रहे, फिक्स रहे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को ये जो दो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर और जो ट्रांजिस्टर चेंज है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। तो इन दोनों से इंडिपेंडेंट रखने की प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो व्हेन टेम्परेचर चेंजेस when the temperature of transistor changes, जब ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर चेंज होता है और ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड, और या फिर जो ट्रांजिस्टर है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है, देन ऑपरेटिंग पॉइंट ऑल्सो चेंजेस। ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। एंड फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन it is necessary that operating point remains fixed. फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरी है कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स रहे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स रखना है तो इनसे इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा, किससे, टेम्परेचर चेंज से और जो ट्रांजिस्टर का रिप्लेस करने की प्रोसेस है उससे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट of temperature change or variation in transistor parameters variation in transistor parameters is known as stabilization. इसी को क्या नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया जाता है, स्टेबलाइजेशन नाम दिया जाता है। तो स्टेबलाइजेशन एक बार अगर हो गया तो जीरो सिग्नल यानी कि IC और VCE जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं टेम्परेचर वेरिएशन से और रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर से, और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो एक गुड बायसिंग सर्किट के लिए स्टेबलाइजेशन क्या होता है, जरूरी होता है। तो स्टेबलाइजेशन की जरूरत क्यों है, तो स्टेबलाइजेशन की जरूरत हमें तीन कारणों से है। एक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ IC, जो कलेक्टर करंट है वो
टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं, जैसे ही आप ट्रांजिस्टर को चेंज करोगे तो इनपुट जो इनहेरेंट वेरिएशन है वो उसमें आएंगे। और तीसरा थर्मल रनअवे, तो नीड फॉर स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास नीड फॉर स्टेबलाइजेशन। नीड फॉर स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन की नीड क्या है? तो स्टेबलाइजेशन के लिए जो नीड है उसके 3 रीजन है। तो पहला है हमारे पास, पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। दूसरा है इंडिविजुअल वेरिएशंस, इंडिविजुअल वेरिएशंस। और तीसरा है थर्मल रनअवे, तीसरा है थर्मल रनअवे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। आईसी की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस। आईसी मतलब कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट इन सी सर्किट, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट कलेक्टर करंट इन सीईएम ट्रांजिस्टर। सीई ट्रांजिस्टर मतलब कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के अंदर जो कलेक्टर करंट है उसको हम कैसे लिखते हैं? आईसी इक्वल्स टू बीटा आई बी, बीटा आई बी प्लस आई सीईओ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा प्लस वन, बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन, और ये होता है आईसीबीओ, बीटा प्लस वन आईसीबीओ। तो जो आईसीबीओ जो है वो है लीकेज करंट, है ना। और ये टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ऐसा माना जाता है या ऐसा देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि चेंज किया जाए टेम्परेचर में, तो जो कलेक्टर लीकेज करंट है ना, वो कलेक्टर लीकेज करंट उसमें डबल चेंज आ जाता है। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया जाएगा टेम्परेचर के अंदर, तो कलेक्टर लीकेज करंट जो है वो डबल से चेंज हो जाती है ना। और किसके लिए? जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए। किसके लिए? जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक, तो कलेक्टर लीकेज करंट, ये जो लीकेज करंट लिखी है आईसीबीओ, तो द कलेक्टर लीकेज करंट, कलेक्टर लीकेज करंट, लीकेज करंट ICBO is greatly influenced, is greatly influenced with the temperature change, with temperature change, with temperature change. A rise of 10 degree centigrade, a rise of 10 degree centigrade doubles the collector, doubles the collector leakage current, collector leakage current, which may be as high, which may be as high as 0.2 milliampere for germanium transistor, for germanium transistor। ठीक है, तो जो कलेक्टर लीकेज करंट है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आता है किसका? टेम्परेचर चेंज का। तो इसलिए जरूरी है कि जो ट्रांजिस्टर है उसको क्या किया जाए? स्टेबलाइज किया जाए, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज किया जाए, ताकि जो आईसी है उसको जो टेम्परेचर के जो वेरिएशंस है उनसे क्या रखा जा सके? इंडिपेंडेंट रखा जा सके। ठीक, अब बाइसिंग कंडीशन यहां पे लिखता हूं, सो इट इज नेसेसरी, सो इट इज नेसेसरी एक मिनट, so it is necessary
to stabilize the transistor in order to keep IC independent of temperature variations, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें, वो दूसरा पॉइंट कौन सा है? टेम्परेचर इंडिविजुअल वेरिएशन। दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है? इंडिविजुअल वेरिएशन, यानी कि अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दें। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल वेरिएशंस, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो? ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हो। तो जो वैल्यू ऑफ बीटा है और वैल्यू ऑफ बीई है, वीबीई का मतलब बेस एमिटर वोल्टेज, ये दो सेम ट्रांजिस्टर के लिए भी सेम नहीं रहती, ये अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो जो वीबीई की वैल्यू है वो डिक्रीज भी होती है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो वीबीई की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जब एक ट्रांजिस्टर सेम टाइप के दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया जाएगा तो बीटा और वीबीई के अंदर वेरिएशन होंगे, और बीटा और वीबी के अंदर वेरिएशन होंगे तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट के अंदर भी क्या आएंगे? चेंज आएंगे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें स्टेबलाइज रखना है, तो दिस नेसेसिएट्स टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज रखना पड़ेगा ताकि जो कलेक्टर करंट है उसको जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर में आ रहे वेरिएशंस हैं उससे इंडिपेंडेंट रखा जा सके। तो द वैल्यू ऑफ बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा एंड वीबीई are not exactly the same for any two transistors even of the same type, यदि वो सेम टाइप के ट्रांजिस्टर भी हैं तो भी बीटा और वीबी की वैल्यू अलग अलग होगी। फर्दर VBE itself decreases when temperature increases. So therefore when a transistor replaced by a same type of transistor, operating point changes. This necessitates मतलब इसलिए आवश्यकता पड़ती है। This necessitates the stabilization ऑफ ट्रांजिस्टर। इसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर है उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। और तीसरा हमारे पास आता है थर्मल रनअवे। कौन सा? थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे के लिए कलेक्टर करंट का वापस से फॉर्मूला लिखेंगे। तो सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कलेक्टर करंट, तो कलेक्टर करंट फॉर सीई कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर करंट फॉर सीई कॉन्फ़िगरेशन। तो सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी मैंने कलेक्टर करंट को लिखा था, उसको वापस से लिख रहा हूं। बीटा IB प्लस कितना होता है? बीटा प्लस 1 और ICBO, ये हमारे पास कलेक्टर करंट का फॉर्मूला है। और अभी हमने देखा कि जो लीकेज करंट है वो स्ट्रांगली डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। लीकेज करंट स्ट्रांगली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर।
और जब कलेक्टर करंट जनरेट होगी, ऑब्वियस सी बात है वो तो जनरेट होगी, तो कलेक्टर करंट जब जनरेट होगी तो उसकी वजह से ट्रांजिस्टर में हीट बनेगी, और ट्रांजिस्टर में अगर हीट बनेगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर यदि बढ़ गया और स्टेबलाइजेशन आपने नहीं कर रखा है तो कलेक्टर लीकेज करंट जो है वो भी बढ़ जाएगी, और कलेक्टर लीकेज करंट बढ़ गई तो ओवरऑल जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कलेक्टर लीकेज बढ़ेगी तो बीटा प्लस वन से वो कलेक्टर लीकेज करंट को जो कलेक्टर करंट है उसको बढ़ा देगी, तो कलेक्टर करंट को वो बढ़ा देगी तो जो हमारे पास जो क्या है ऑपरेटिंग पॉइंट वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसकी वजह से जब आईसी जब इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, है ना, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और जैसे जैसे कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर यदि बढ़ता जाएगा तो जो ट्रांजिस्टर है वो जल जाएगा। तो एक अनस्टेबलाइज ट्रांजिस्टर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन होना, अनस्टेबलाइज ट्रांजिस्टर का जल जाना क्या कहलाता है, थर्मल रनअवे कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मल रनअवे। तो वी नो दैट we know that we know that that ICBO ICBO का मतलब है लीकेज करंट इज strongly depends on temperature, strongly depend on temperature when collector current flow of collector the flow of collector current the flow of collector current flow of collector current produces heat in transistor, produces heat in transistor. This raise the temperature, this raise the temperature, this raise the temperature, and if no stabilization, and if no stabilization, and if no stabilization is done, the collector leakage current, the collector leakage current, collector leakage current also increases, also increases। तो कलेक्टर लीकेज करंट जो है वो ऑल्सो इंक्रीज कर जाएगी, और कलेक्टर लीकेज करंट अगर इंक्रीज कर गई तो ये जो कलेक्टर करंट है ये इसको किससे बढ़ाएगी, बीटा प्लस वन से इंक्रीज कर देगी। एंड इफ ICBO increases, collector current increased by beta plus वन ऑफ ICBO की बीटा प्लस वन वैल्यू से इंक्रीज करेगी, और बीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि 20 से 500 के बीच में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कलेक्टर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ICBO और इंक्रीज होगा, है ना। तो ये जो इफेक्ट है ये कम्युलेटिवली ऐड होता जाएगा, और कुछ ही सेकेंड्स में जो कलेक्टर करंट है बहुत ज़्यादा लार्ज होती जाएगी, और जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर क्या होगा, जल जाएगा। तो this effect is cumulative, this effect is cumulative, and in a matter of seconds, the collector current becomes very large, the collector current may become very large, collector current may become very large, causing the transistor to burn out, causing the transistor
ट्रांजिस्टर टू बर्न आउट। तो ट्रांजिस्टर जो थर्मल रनअवे है वो क्या हो गया, वो हो गया सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज ट्रांजिस्टर। तो द सेल्फ डिस्ट्रक्शन of unstabilized transistor is known as thermal runaway तो इसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मल रनअवे नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर हो गया कि थर्मल रनअवे क्या है। थर्मल रनअवे को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है, ताकि जो आईसी है उसकी वैल्यू क्या रख सके, फिक्स रख सके। तो इसको फिक्स रखने के लिए थर्मल रनअवे को कैसे किया जाता है, जो आईबी है उसको डिक्रीज किया जाता है ना। सर्किट में मॉडिफिकेशन करके आईबी की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज किया जाता है। तो आईबी की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो ओवरऑल बीटा आईबी से वो डिक्रीज हो जाएगी। बीटा आईबी से डिक्रीज होगी तो वो कंपनसेट कर देगी बीटा +1 सीबीओ को, आईसीबीओ को। भाई आईसीबीओ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वो कितने से बढ़ाएगा, बीटा +1 से। उसके साथ एक और टर्म ऐड है बीटा आईबी। तो यदि आईबी की वैल्यू को डिक्रीज किया जाए तो वो बीटा से डिक्रीज होगी, बीटा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो वो कंपनसेट करेगा किसको, बीटा प्लस आईसीबीओ को। तो इस तरह से जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होने से बच जाएगी। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मैंने आंसर कर दिए, और आई होप सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।